ये जो विषय 10,000 रुपये ट्रांसफर करने वाला खाते में, ये अब जब चुनाव के परिणाम आ गए उसके बाद चर्चा में क्यों आ रहा है? क्या इस मुद्दे को उस दौरान वहां उठाया नहीं जा सकता था? इस मुद्दे पर क्या चुनाव नहीं लड़ा जा सकता था? इसको क्या आम जनता तक नहीं पहुंचाया जा सकता था? मेरा सवाल सुन लीजिए सर, सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप ही का रुख कर रहा हूं, मैं आप ही से जवाब चाह रहा हूं। एक और दूसरा ये, चूंकि हो सकता है आप शायद थोड़ा सा विलंब से जुड़े मेरे साथ, मैंने अपने उस रिपोर्ट के दौरान सबसे पहला पॉइंट ही ये रेज किया था और उसमें ये बताया था कि इस बार चुनाव जो है महागठबंधन ने सीधे चुनाव आयोग से लड़ा, न कि एनडीए गठबंधन से लड़ा। अगर एनडीए गठबंधन से लड़ा होता, जमीनी स्तर पर जाकर लड़ा होता, तो शायद परिणाम कुछ उलट होते। क्या आप इसको मानते हैं? देखिए, उसका मुख्य कारण ये है, जब इन्होंने इस योजना को लागू करने का काम किया तब बाकायदा चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया, पत्रकार वार्ता के माध्यम से मांग की गई कि निर्वाचन आयोग को नैतिकता का धर्म निभाकर इसको रोकने का काम करना चाहिए। लेकिन चूंकि निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने एसआईआर में देख ली, आप कितनी उम्मीद कर सकते हो? जो चुनाव आयोग आधार कार्ड को वैलिड करने के लिए तैयार नहीं था, एसआईआर की प्रक्रिया में आधार कार्ड को शामिल करने के लिए तैयार नहीं था, वो तो धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने आधार कार्ड को वैलिड कर दिया। जिस आधार कार्ड पर, दीपेश जी आप बहुत सम्मानीय वरिष्ठ हैं, एक सिम कार्ड नहीं खरीद सकते आप बिना आधार कार्ड के नंबर के, और उस आधार कार्ड को मतदान की प्रक्रिया में वैलिड नहीं माना जा रहा था। ऐसा चुनाव आयोग आपने किस देश में देखा है? आप बताइए। मतलब जब मैं फिर वही मैं इसलिए आपके पास ये सवाल लेकर आया था, मैं ये समझना चाह रहा था। एक छोटी सी बात, मेरा एक आग्रह, एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं। देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इनके सर्वोच्च नेता लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा जैसे एक पुस्तक लेकर आए थे और ईवीएम बैन करने की मांग की थी। उस समय मुख्यमंत्री तत्कालीन गुजरात नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। आज वो ईवीएम की वकालत भारतीय जनता पार्टी करती है, चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, उसका जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं। ठीक है, ईवीएम पे फिर अभी मैं गुलरेज जी का एक कमेंट लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं जरा गोविंद सर से समझना चाह रहा हूं। क्या गोविंद सर ये माना जाए कि वाकई में सिर्फ चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी और एनडीए गठबंधन, माफ कीजिएगा, इंडी गठबंधन जो है वो लड़ता हुआ नजर आया, यही कारण है कि ये परिणाम थे? क्यों? क्योंकि जमीनी स्तर पर जनता के मुद्दों के साथ अगर लड़ा जाता तो शायद परिणाम कुछ और होते, एक। और दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद अगर इस स्थिति पर आ जाए तो क्या ये माना जाए कि अब एक बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है कांग्रेस में भी? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस में बड़ी रिफॉर्म की ज़मीनी स्तर से ही आवश्यकता है दीपेश जी। लेकिन सवाल जब इस बिहार के नतीजों का है, जब एक तरफा इस तरह के नतीजे आते हैं जो कि जनता के लिए और पार्टियों के लिए अनप्रेसिडेंटेड होते हैं, अनबिलीवेबल होते हैं, तो शंका तो होती है, सवाल तो उठते हैं। ऐसे नतीजे एक तरफा चाहे तो इंदिरा जी के शासनकाल में आए हों, चाहे मोदी जी के शासनकाल में आए हों, लेकिन सवाल अपनी जगह है, शंका अपनी जगह है, ज़मीनी हकीकत अपनी जगह है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा बेहतर है कि विपक्षी पार्टियां जिन्होंने इतना ज़्यादा मुंह की खाई है इन चुनावों में बिहार में, उनको अपनी कमियों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मचिंतन, आत्मविचार करना चाहिए, बजाय कि आत्मग्लानि में जाएं, हमले पर हमले करें। आप किसी बगीचे का मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन आप उस बगीचे के जो माली है उससे बैर करना चाहते हैं और उस बगीचे का मालिक भी बनना चाहते हैं। मेरा इशारा एक्चुअली चुनाव आयोग की तरफ है कि बजाय चुनाव आयोग से लड़ने के आपको सरकार से लड़ना है, सरकार की नीतियों से लड़ना है, सरकार की जो भी काम इस तरह के जिन्हें आप जनता तक पहुंचा सकते हैं कि सरकार इसमें गलत कर रही है। नहीं, अच्छा, तो इसमें एक चीज क्या आप इसको भी नोटिस करते हैं कि अब इस मुद्दे को भी जनता तक पहुंचाने में कहीं कमी रह गई? क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से प्रोजेक्टर के जरिए बहुत बड़े अब डेटाज के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन की, लेकिन क्या वो आम लोगों से कनेक्ट हो पा रहे थे? ये एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई मैं अगर हिंदी में बोल रहा हूं और बहुत अच्छे लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, 4 लोगों के बीच जाकर के बातचीत कर रहा हूं, तो शायद उससे ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे बजाय इस तरह के बड़े ग्रैंड इवेंट के। देखो दीपेश, बड़ी बातें हो या बड़ी घोषणाएं हो,
जनता उस पर ज़्यादा भरोसा करती है। जो बातें, बड़ी घोषणाएं जो शासन में है अगर वो कर रहा है, जो विपक्ष में है तो जनता थोड़ा यकीन करने में गुरेज करती है। देखिए आप, इतनी बड़ी घोषणा हुई थी, हर घर को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। ये सबक नहीं लिया इन्होंने राहुल गांधी की उस घोषणा से, जिसमें उन्होंने लोकसभा में जो घोषणा की थी बेरोजगारों को 12,000 रुपये पर मंथ देंगे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आया। नतीजे फिर भी एनडीए के पक्ष में ही आए। तो सबक ना लेना, बड़ी बातें करना, जमीनी मुद्दों को जमीनी स्तर से उठा के और जनता का विश्वास जीतना, ये दोनों तो हर जमीन घर में आसमान का नौकरी बिहार के इतने बड़े राज्य में इसका अगर कोई ब्लूप्रिंट भी अगर रख दिया जाता तो शायद लोग ज्यादा समझते उसको, क्योंकि बिहार की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे से वो जानती है कि भाई हर घर में नौकरी देना, जितना बजट नहीं उतने ज्यादा आप खर्चे की बात कर रहे हैं, जो संभव नजर नहीं आता है। और यही कारण है कि इतना कनेक्ट जो है वो बिहार की जनता नहीं कर पाई। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, गुलरेज जी का एक बार रुक कर लेता हूं। गुलरेज जी, आप जवाब दीजिएगा। आप बहुत सारे सवाल जो हैं धर्मेंद्र शर्मा जी ने खड़े किए हैं, उनका जवाब दीजिएगा, लेकिन इससे इतर एक और छोटा सा सवाल ये कि मध्य प्रदेश के तमाम नेता भी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, क्या अब कद उनका भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बूस्ट उनको भी मिल रहा है? देखिए, पार्टी का कद बड़ा है और पार्टी का कद बड़ा है तो पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता का पद बड़ा है और जो काम करता है उसका तो डेफिनेटली कद बढ़ता ही है। आप देखिए कि डॉक्टर मोहन यादव जी की मैं बात करूं अभी, तो मोहन जी के जाने से एक जो युवा फैक्टर था उसको काफी एनर्जाइज हुआ, जिसको हम कहते हैं जेनजी। और जेनजी क्यों हुआ? क्योंकि जेनजी ने ये देखा यादव फैक्टर नहीं हुआ उसमें? नहीं, यादव फैक्टर से ज्यादा जेंजी फैक्टर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जेंजी ये देखा है इसमें कि एक व्यक्ति जो कोई बड़ी पृष्ठभूमि से नहीं आया लेकिन अपने काम की बदौलत इतने बड़े पद तक पहुंचता है और पैन इंडिया चेहरा बना दिया जाता है। तो कल से हम भी कुछ अच्छा काम करेंगे समाज में, राजनीति में, किसी भी क्षेत्र में, तो हमारे लिए भी ऐसी अवस्था बन सकती है। तो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, तो मोहन फैक्टर जो था वो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर था वहां पर। उसका डेफिनेटली प्रभाव पड़ा। ऐसे ही जो दूसरे भी गए, जितने हमारे बड़े नेता गए थे, उन सबको आप देखिए उनकी पृष्ठभूमि सामान्य पृष्ठभूमि के लोग थे। और जब वो इंटरेक्ट कर रहे थे, मैं अभी आपकी थोड़ी देर पहले बात सुन रहा था कि बड़े बड़े सांसद और मंत्री जो थे वो घरों पे जाके हाथ से पर्चियां बांट रहे थे। तो जब आवाम ये चीज देखती है ना तो ऑटोमेटिकली एक जुड़ाव होता है। देखिए, हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां आज भी जो सामान्य व्यक्ति है उसके प्रति आकर्षण होता है। यहाँ आज भी गांधी के प्रति आकर्षण होता है, जबकि आप इंग्लैंड में देखो, अमेरिका में देखो, वो सूट बूट टाई और उस प्रकार की जो चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, उस पर आकर्षण होता है। तो जब सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के जाता है, सांसद बन के जाता है, विधायक मंत्री बन के जाता है और उनके जैसा ही रहता है, उनके जैसा लगता है, तो डेफिनेटली आकर्षण होता है। दूसरी एक चीज मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है भाई, कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नैरेटिव। और नैरेटिव क्यों बनता है? क्योंकि आप पर यकीन हो, एतबार हो।